हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाली। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन, जो है आपकी पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर। एक्सप्लेनेशन होगा बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलते रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस। ज़्यादा देरी ना करते एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर 10th स्टैंडर्ड दैट साइमल्टेनियस अकरिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और आपके पूरे चैप्टर समराइज करने के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 7 डेफिनेशंस निकलती हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और इन सब डेफिनेशंस को यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि कोई रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं। आप इन दोनों में से एक कॉलम को भी याद रख लीजिए, तो आप उस सेकेंड कॉलम अपने आप बना सकते हैं, क्योंकि वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करके बॉन्डेड स्टेट में किसी एटम के ऊपर जो चार्ज आता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaH का। हम जानते हैं कि सोडियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि ये मेटल होता है, इसीलिए ऊपर ऑक्सीडेशन चार्ज रहेगा +1 और हाइड्रोजन के ऊपर -1 हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो 0 होता है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे CO2 का, जिसके अंदर हम जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। हमें एक एटम का चार्ज देखना है, तो वो -2, और टोटल मॉलिक्यूल का चार्ज 0 है, तो कार्बन के ऊपर +4 का चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकते हैं। हम अगर H2O का एग्जाम्पल ले ले, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर +1। अब आप देख सकते हैं कि H2O में हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज है और NaH में -1 का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है विद मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसके बाद हाइड्रोजन इकोनॉमी की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो अक्सर 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाती है, जो सिंपली बस ये है कि यूज़ ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल। इसके बाद बात हो रही है हाफ रिएक्शंस की। हम जो भी रिएक्शन ले रहे हैं, अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ और एक होता है रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट लिखते हैं, और रिडक्शन हाफ के अंदर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट लिखते हैं। और जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो हमें हमारा नेट रिएक्शन मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की। इनको याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर रिड्यूस होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और इनको ऑक्सीडेंट्स और रिड्यूसेंट्स भी कहा जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट साइड, मतलब लेफ्ट साइड ही पाए जाते हैं। इसके बाद है मेटल एक्टिविटी सीरीज, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में काम आती है, जो ऑलरेडी हमने 10th में पढ़ी है। आप इसे याद भी रख सकते हैं। अब छोटे छोटे मेथड्स है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करने के, वो हम सब जानते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड देखेंगे। इसके लिए एक कंडीशन होती है कि एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें 0 लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हीलियम का एटम है जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, तो ये सिर्फ एटम है, एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 होगी। और मान लीजिए मेरे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन, जिसके अंदर सेम एटम्स हो, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ऐसे ही एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो, उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। और आपके पास H एटम है, उसकी भी 0 होगी। सोडियम का एटम है, उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। और यही बस बात ध्यान में रख के हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करनी है। जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगी, और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ रिडक्शन होगी। इसके बाद यहाँ 2 लाइंस लिखी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं इस ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड को करने के लिए, कि जब भी हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 की पोजेस करता है। लेकिन अगर वो मेटल्स के अलावा किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। और फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इसीलिए उसमें कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती है।
इसके बाद है स्टॉक नोटेशन। ये डिवाइस की थी जर्मन केमिस्ट एल्फ्रेड स्टॉक ने, और इस थ्योरी के हिसाब से जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है खासकर उनकी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, तो फिर हम जब उनके कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं तो बेहतर होता है कि हम उस एलिमेंट के नाम के आगे ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड दो टाइप्स के दिए गए हैं, एक फेरस ऑक्साइड और एक है फेरिक ऑक्साइड। जो फेरस ऑक्साइड है उसके अंदर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो फेरिक ऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +3 है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो मेनली होंगे 4। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम सब जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है कि जो इसके रिएक्टेंट्स हैं उनमें एटलीस्ट 1 या फिर बोथ या फिर ऑल जो रिएक्टेंट्स हैं एलिमेंटल फॉर्म में हो, मतलब वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या फिर एटॉमिक फॉर्म में हो। और जितने भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है वो सब रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट होते हैं, मतलब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है मोर देन 2 और 2 प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, जो इस कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन से प्रूव हो जाता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। इसके बाद है थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कोई आयन या एटम जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एटम या आयन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। 2 टाइप्स के हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट हमने बहुत अच्छे से 10th क्लास में की हुई है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट पर। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादातर हाइड्रोजन डिस्प्लेस होती है, बट कुछ ऐसे रेयर केसेस आते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डिस्प्लेस होती है जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है। हैलोजेंस की पावर जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इन ग्रुप नंबर 17 तो उनकी पावर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए जो फ्लोरीन है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हम कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो आयोडीन है वो लीस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन ग्रुप नंबर 17। इसके बाद हैलोजेंस को लेके यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिए गए हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं लेयर टेस्ट। ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कर जाते हैं, और इसीलिए उनका कलर देख के हम सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं। और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंडस्ट्रीज में टेस्ट होता है या रिएक्शन होता है, उसे हम लेयर टेस्ट कहते हैं। इसके बाद है हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंडस्ट्रीज में हैलोजेंस को उनके हैलाइड से रिकवर करने के लिए जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की रिकवरी के लिए यूज़ होता है। और जो हमारा फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इस प्रोसेस से रिकवर नहीं होता है, उसे सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिकली ही ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। एंड फोर्थ वन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। इन रिएक्शन की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे सेम स्पीशी जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अंडरगो करती हैं। इन रिएक्शंस को होने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अंडरगो कर रहा है उसको एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करना चाहिए। जैसे हमारी नाइट्रोजन फैमिली है वो -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, और ऑक्सीजन है वो भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और रिएक्टिंग स्पीशी को रिएक्टेंट साइड अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि अपनी हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। अमंग हैलोजेंस फ्लोरीन डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी शो नहीं करता। अब हम आ गए हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। आपके सिलेबस में बैलेंसिंग के 2 मेथड्स हैं। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके अंदर सबसे पहले आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से
सारे एटम्स को बैलेंस करना है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कर रहा है या बेसिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम है तो आपको आयनिक चार्ज इक्वल करने के लिए दोनों साइड, जिस साइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है आपको H पॉजिटिव आयन ऐड करने हैं, और अगर बेसिक मीडियम है तो जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उस साइड आपको हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करनी है आयनिक चार्ज इक्वल करने के लिए। हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस करने के लिए आपको दूसरी साइड उसके हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने, और इस तरह आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी हेल्प बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड है हाफ रिएक्शन मेथड। इसके स्टेप्स दिए गए हैं आपको नीचे। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ अलग करना है, और उसके बाद फिर आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से सारे एटम्स बैलेंस करने हैं, और फिर दोनों साइड चार्जेस को इक्वल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं एज पर द नीड। और आपको इक्वेशंस को ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल हो जाए, और फिर आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है और आपको आपकी नेट रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं बैलेंस करने के। इस चैप्टर में जो रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस हैं ऑक्सीडेशन मेथड की, वो सब आपके सिलेबस से इस साल डिलीट हो चुके हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे रिडॉक्स कपल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब दी हैं। और नीचे कुछ पॉइंट्स है जो आपकी जर्नल नॉलेज के लिए, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करेंगे कि कौन से एसिड को किन कंडीशंस में हम एज ए एसिड और एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहीं खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपकी पढ़ाई पीछे ना रह जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे नोट्स का बेनिफिट्स मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी हाइड्रोजन चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।